हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो लो जी, आज हम पहुंच गए हैं रियल राइटिंग के ऊपर। हम लोग कैसे आपने लिखते हुए वेरिएशंस को दिखाना है, कैसे आपने आइडियाज को लिंक करना है, वो सब कुछ देखेंगे आज के इस लेक्चर में। आज तक पीछे टास्क 2 की सीरीज में लेसन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने देखा कि स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आइडियाज कैसे बनाने हैं, कैसे आपने उसको प्लानिंग करना है और कैसे आइडियाज जो है उसमें कोहेरेंस दिखानी है। मतलब कि हमने एसे के स्ट्रक्चर को भी देखा, हमने देखा कि एसे के पैराग्राफ्स कौन से हैं, उनके आगे पार्ट्स कौन से हैं और आइडियाज कैसे फ्लो करने चाहिए, कैसे एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड होता है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ये सब कुछ प्लानिंग का, कोहेरेंस का जो पार्ट है, हमने जो कुछ भी अभी सोचा देखा, तो अभी हम उसको ही कन्वर्ट करेंगे राइटिंग में। ठीक है जी, तो हमें कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है, कैसे सेंटेंसेस और कौन से फ्रेजेस वगैरह, इन सब की हेल्प के साथ हमने सबसे जरूरी चीज जो है हमने वेरिएशंस दिखानी है। सबसे जरूरी जो चीज है हमने लिंक्स दिखाने हैं। तो ये जो लिंक्स और वेरिएशंस कैसे दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे ग्राफ के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप इस लेसन में बताएंगे। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप वाकई में ही चाहते हैं कि आपके बैंड स्कोर 7.5 या उससे ज्यादा आने चाहते हो आप, तो भाई आज का ये लेसन है ये बहुत ही जरूरी है। जो भी अभी तक आपने सोचा लेसन नंबर 1 से लेकर 7 तक, अभी उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे राइटिंग में, तो वो जो है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम देखेंगे वेरिएशंस, हम देखेंगे लिंक्स, हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन, जिसमें हम देखने जा रहे हैं वेरिएशंस एंड लिंक्स। देखिए, ये जो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर चुके हैं हम लोग, तो आइडिया हमारे दिमाग में है। तो हमने जब लिखना है तो आइडिया के साथ आइडिया को जोड़ के लिखना है, लिंक बना के लिखना है, एक स्टोरी बनानी है, डेवलप करनी है, जैसे कि आपको लास्ट वाले चैप्टर्स में सब कुछ बता दिया गया है। तो ये जो लिंक है आइडिया नंबर 1, जो कि जिसको हम आइडिया नंबर 2 के साथ जोड़ना है, तो ये जो लिंक हमने यहाँ पे शो करना है। लेकिन शो तो हम ग्रामेटिकली ही करेंगे ना, शो तो हम लैंग्वेज के साथ, वोकैबुलरी फ्रेजेस के साथ ही करेंगे ना। ये जो आइडिया है, ये आइडिया असल में आप बोल सकते हो, जब हम इस आइडिया को लिखेंगे तो हम किसी सेंटेंस में ही लिखेंगे, तो एक सेंटेंस में कम से कम एक आइडिया तो रहेगा। अगर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो एक से ज्यादा आइडिया रहेंगे, लेकिन एक सेंटेंस कम से कम एक आइडिया को होल्ड करता है। तो एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ जोड़ना है, इसका मतलब है ग्रामेटिकली आपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना है। अभी हम क्योंकि लिखने वाली लैंग्वेज में बात करने जा रहे हैं, आइडिया क्या है, जस्ट ये इसका मीनिंग है जो इसके अंदर सेंटेंस के अंदर है। जो सेंटेंस है ये रहता है एसवी, इजंट इट, एसवी। एसवी का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों एक साथ आते हैं तो ये एक छोटा सेंटेंस, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है वो बनता है। तो S1 V1 का मतलब है सेंटेंस नंबर 1, ठीक है जी, जिसमें नाउन, सब्जेक्ट में हमेशा नाउन होता है आपको पता है, और वर्ब V में V1 मतलब वर्ब, ठीक है। ये इसमें एक आइडिया रहेगा और इसको जो हम यूज करें, जो जोड़ना है सेंटेंस नंबर 2 के साथ, जो कि S2V2 नाउन प्लस वर्ब, जो कि सेकंड सेंटेंस है, सेकंड आइडिया। तो इनको जब जोड़ना है, अभी अब टेक्निकली अगर देखें, यहां तो हमने सीधा बता दिया था कि आइडिया आइडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली या फिर लैंग्वेज के हिसाब से सोचेंगे तो आइडिया कैसे जुड़ता है भाई। आइडिया जुड़ता है, कम से कम 2 बेसिक रूल्स हैं उसके। या तो आप एस को एस के साथ, मतलब कि नाउन को नाउन के साथ आप लिंक करो, ठीक है। मतलब कि ये जो लिंक रहेगा दोनों सब्जेक्ट्स में रहेगा, दोनों नाउन्स में रहेगा जो कि सब्जेक्ट में है। तो दोनों सेंटेंस में जो लिंक है एस एस जुड़े हैं आपस में, और जो दूसरा है वीवी आपस में जुड़े हैं, ठीक है, वर्ब वर्ब के साथ जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको पता चलेगा सभी इंस्टीट्यूट में जहां पे भी आप जाते हो आपको बोला जाता है,
ठीक है, कि ये वेरिएशंस दिखानी है, वेरिएशंस ये वाली होती हैं, आपने सिनोनिम्स लिखने हैं, आपने फ्रेजेस सिमिलर मीनिंग लिखने हैं, आपने लिंकिंग वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको इनका इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा भाई हमें क्यों लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, ठीक है, वो सब कुछ आज हम आपको क्लियर करेंगे। तो जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, जब नाउन नाउन के साथ जुड़ता है, तो इसको हम ग्रामेटिकली दो तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। नंबर 1, हम रेफरेंस प्रोनाउन के साथ इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब आपको पता है कि नाउन की जगह पे क्या क्या हम लगा सकते हैं, प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन आएगा तो वो सीधा इशारा कर रहा होता है, वो सीधा पीछे डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है कि भाई मैं किसके प्लेस के ऊपर हूं, मैं किसके प्लेस का किसका काम कर रहा हूं, किस नाउन के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जो नाउन नाउन के साथ जुड़ता है तो वो प्रोनाउन का हम यूज करते हैं नाउन को जोड़ने के लिए दूसरे नाउन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोनाउन। अच्छा, दूसरी बात जो है वो हम सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम यूज करते हैं। सिनोनिम मींस another word of similar meaning or same meaning, isn't it? तो या फिर हम अदर फ्रेजेस यूज करते हैं, फ्रेजेस जिसका मतलब जो है वो तकरीबन सेम रहता है। मतलब फ्रेज क्या होता है, इट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, isn't it? जबकि सिनोनिम वर्ड का मतलब है कि मतलब एक वर्ड उसका जो रिप्लेसमेंट अनदर वर्ड बट मीनिंग शुड बी सेम, isn't it? बट जो मीनिंग है वो सेम रहता है, ठीक है जी। इसी प्रकार जब एक फ्रेज है, वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज अ नाउन, नाउन फ्रेज, जब हम उसको किसी दूसरे नाउन फ्रेज के साथ कन्वर्ट करते हैं और मीनिंग सेम रहे या सिमिलर रहे, ठीक है जी, तब वो सिनोनिम की तरह ही यूज होते हैं। मतलब हम एस को एस के साथ जोड़ रहे हैं या फिर नाउन को नाउन के साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं यहां पे आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, हम चाहे पूरा का पूरा मतलब है कि ग्रामर तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हम साथ साथ में सीरीज में करते भी आ रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आपको कम से कम मिस्टेक होंगी और वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी मिस्टेक्स कम से कम रहे। तो जो मैंने बोला कि एस को एस के साथ जोड़ा, असल में जो सेंट्रल पॉइंट है वो है कि हम नाउन को नाउन के साथ जोड़ रहे हैं, हम नाउन को नाउन के साथ जोड़ रहे हैं ऑफ अनदर सेंटेंस। लेकिन ये जो नाउन है, हमने बोला कि ये जो नाउन है ये नाउन सब्जेक्ट में है, isn't it? ये बोला सेंटेंस 1 में, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट में भी नाउन होता है, या फिर आफ्टर प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, ऑफ, आफ्टर, और ये सभी जो है प्रेपोजिशन, इसके पीछे भी नाउन होता है, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो ये 3 केसेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको बताया लिंक के लिए कि बस क्योंकि एसवी जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, तो आपको बताया जस्ट आपके माइंड में ये डायग्राम जो है वो छप जाए, ठीक है, कि भाई एसओएस और वी आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब नाउन नाउन। तो इसी प्रकार जैसे ये सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 1 का जो सब्जेक्ट में हो सकता है नाउन हो, इसी प्रकार सेंटेंस 2 में भी ये सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, और ये आफ्टर प्रेपोजिशन भी हो सकता है। तो लिंक चाहे ये जो फर्स्ट सेंटेंस जो है ये सेकंड सेंटेंस के चाहे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, चाहे ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे आफ्टर प्रेपोजिशन, मतलब है क्या कि वो नाउन को नाउन के साथ जोड़ना है। तो नाउन की 3 प्लेसेस हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, लेकिन समझने के लिए हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा कि एस को एस के साथ या नाउन को नाउन के साथ हमने जोड़ा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो है मेन वर्ब को हम वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसका लिंक जो है दूसरी वर्ब के साथ हम बना रहे हैं, और मेन वर्ब इसी सेंटेंस में एक ही रहती है भाई, ठीक है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाउन तीन जगह पे बैठता है, लेकिन मेन वर्ब तो भाई अपने ही जगह पे एक ही जगह पे बैठती है। तो वो जो वर्ब है दूसरे सेंटेंस की वर्ब के साथ उसका कनेक्शन रहेगा। और ये जो है आपने जब सुना होगा लिंकिंग वर्ड्स का नाम, ठीक है, जो ये लिंकिंग वर्ड्स हैं या फिर ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडिशन बताते हैं, कंट्रास्ट बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। तो बहुत सारे जो अलग अलग रिलेशंस हैं ये, ठीक है, लेकिन जो रिलेशनशिप जो रहता है, ठीक है, क्या वो रीजन रिजल्ट का रिलेशनशिप है, क्या वो कंट्रास्ट का है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मीनिंग जो है वो एक दूसरे के उलट है,
ठीक है, जहां फिर वो एक दूसरे को जो है में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उसी तरह का ही आइडिया है जो कि उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, जहां फिर कोई एग्जांपल बता रहे हो या फिर कोई सीक्वेंस बता रहे हो, ये जो कुछ भी है ये सब के सब लिंकिंग वर्ड जो है उस केस में असल में वर्ब के साथ कनेक्ट हो रही होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई हमने लिंक बनाना है, लिंक जो बनाना है वो हमने क्यों बनाना है, ये हमने लास्ट लेसन में किया, ठीक है। आपने जब लास्ट लेसन में आपको याद होगा कि ये पूरा का पूरा चार्ट हमने देखा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वाला लेसन नहीं देखा उसमें हमने कोहेरेंस एंड कोहेजन हमने देखा कि आइडियाज को कैसे लिंक किया जाता है, कौन को जो टास्क 2 ऐसे है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, BP1, BP2, कंक्लूजन, पैराग्राफ, कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं, हर एक पैराग्राफ में कौन कौन से आगे पार्ट्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लाइन रहेगी या फिर जर्नल लाइन रहेगी और थीसिस लाइन रहेगी, बॉडी पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस रहेगा, फिर मेन आइडिया सपोर्ट रहेगी। इसी प्रकार बॉडी पैराग्राफ 2 में भी टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया सपोर्ट ऐसे रहेगा। कंक्लूजन में सबसे पहले कंक्लूडिंग लाइन रहेगी, फिर होप, सजेशन, एडवाइस वगैरह कुछ रहेगा। तो ये जो सभी पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनका दूसरे पार्ट के साथ क्या कनेक्शन है, कहां किस में से ये निकल रहा है, और इसके बाद ये जो लॉजिकली आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है विद इन द सेंटेंसेस एंड विद इन द पैराग्राफ्स, ये सब कुछ हम देख चुके हैं पिछले लेसन में। प्लीज पिछले लेसन में जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देख पा रहे हो ये सभी लिंक्स हैं, ये सभी लिंक्स हैं। तो ये सेंटेंस के अंदर जो लिंक है, जहां फिर पैराग्राफ में जो सेंटेंस है उसका दूसरे पैराग्राफ के में जो सेंटेंस है उसके साथ जो लिंक है, ये लिंक कैसे बनाना है उसको आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेसन तक तो हमने बोला था कि ये लिंक कौन से होते हैं, जस्ट आपको पहचान करवाई, जस्ट आपको लॉजिक बताया, ठीक है, कि जो आपका आइडिया है वो कैसे फ्लो करता है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, पैराग्राफ कौन से हैं और उसमें पैराग्राफ में से आगे कौन से पार्ट्स हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम हमने समझा हुआ है, ठीक है जी। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, तो प्लीज आई बटन में आप देखिए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेसन नंबर 7 की मैं जो बात कर रहा हूं उसका जो थंबनेल है वो आपके सामने है, ठीक है जी। थंबनेल ये है, हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड इन टास्क 2 ऐसे, और ये जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा चार्ट बना के रखा है, ठीक है, जिसमें एक सभी कनेक्शंस को बताया हुआ है बहुत डिटेल में, ठीक है, कोहेरेंस क्या है, कोहेजन क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। इस सबको आपने देखना है और इसमें से जस्ट हमने एक कोई भी कनेक्शन ले लिया तो क्योंकि वो ठीक है, और उसको हमने कैसे डेवलप करना है उसकी बात जो है वो आज हम कर रहे हैं कि हम एस को एस के साथ मिलाया है या वी को वी के साथ मिलाया है और उसको कैसे मिलाना है, हमने क्यों ऐसे करना है, क्यों हमने वेरिएशंस दिखानी है, क्यों हमने ये लिंक्स जो मैं बता रहा हूं कि लिंक्स बनाने हैं और ये दिखाने हैं, ठीक है, क्यों। असल में नंबर वन कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आइडिया फ्लो कैसे करेगा, आइडिया रिलेशनशिप बताना है आपको, ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको बताना है। आइडियाज के अंदर जो रिलेशनशिप रहता है, ये कनेक्शन का मतलब क्या है, ये रिलेशनशिप बनता है, तो वो बताता है कि इसका क्या रिलेशन है अगले नेक्स्ट आइडिया के साथ। दूसरे नंबर पे फ्लो, आइडिया जो है वो लॉजिकली फ्लो होता है, जैसे स्टोरी लाइन चलती है, एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, जो कुछ भी जितने भी लॉजिक्स हैं, ठीक है, वो उस फ्लो में काम आते हैं, एक स्टोरी बनती है, तो वो जो फ्लो बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे क्लैरिटी, ठीक है, इजीली आपको देखना, मतलब आप जब ऐसे देखेंगे, आप देखेंगे, मैंने कल आपको बताया था, मतलब पिछले लेसन में आपको बताया था 7th लेसन के अंदर कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो थीसिस है, फिर टॉपिक सेंटेंस 1 और 2 है जो कि बीपी में लिखे हैं, फिर कंक्लूडिंग लाइन है। तो ये जो लाइंस हैं, इनको अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली पूरे के पूरे ऐसे का फ्लो पता चलेगा, ठीक है, पूरे आइडियाज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कैसे प्लान किए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ये सब कुछ आपको वहां पे दिखेगा। तो इजी क्लैरिटी जो है, राइटिंग जो है वो इजी टू फॉलो करनी बहुत आसान रहती है। तो 3 ये मेन कारण है हमें ये वेरिएशंस दिखानी पड़ती हैं।
ठीक है। और ये लैंग्वेज के साथ दिखा रहे हैं हम लोग, वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस के साथ, लिंकिंग वर्ड्स के साथ दिखा रहे हैं। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोहेजन। जब हम ये सोचते हैं लॉजिकली भी हमने कौन सा लिखना है, कैसे प्लानिंग का पार्ट जो बोल रहे हैं कि पार्ट 1 2 3 में, बीपी 1 2 3 में क्या क्या लिखना है, वो है वो कोहेरेंस है, ये कोहेजन है। जब आप उसको लैंग्वेज का रूप देते हैं और लैंग्वेज में आप वो कनेक्शंस, वो बॉन्ड जो है वैसे ही जो आपने आइडिया सोचे हैं कि वैसे ही फ्लो करे, वो हम आप शो करते हैं विद द यूजेस ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, उसको हम कोहेजन बोलते हैं भाई। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत पता चलना जरूरी है। वैसे तो मैंने आपको बता चुका हूं कि 3 तरीके से 3 डिवाइसेस हैं कोहेजन डिवाइसेस, तीन हैं। जब हम नाउन को नाउन के साथ जोड़ते हैं, जब हम नाउन के साथ नाउन जोड़ते हैं तब कौन सा आता है? रेफरेंस प्रनाउन, तब प्रनाउन काम में आएंगे, ठीक है। तो प्रनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट रेफर बैक टू द प्रीवियस वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स कौन से? नाउन, तो वो पीछे इशारा कर रहे हैं कि हम कौन से नाउन के साथ हमारा लिंक है, हम किसके लिए दोबारा यूज हुए हैं, ठीक है जी। तो ये होगा नंबर 1। नंबर 2, सिनोनिम एंड अदर फ्रेजेस, ठीक है जी। ये जो सिनोनिम है ये क्या है? ये है कि सेम मतलब वो फ्रेजेस या फिर वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। तो हम उसका यूज करते हैं कि ताकि रिपीटिशन ना हो। हम लैंग्वेज भी हम बताते हैं कि हम लैंग्वेज का मतलब रेंज बता रहे हैं अपनी, ठीक है। तो ये जो है ये भी असल में लिंक भी बनाते हैं, ठीक है। नंबर 3, लिंकिंग वर्ड्स, जब वी को वी के साथ जोड़ा जाता है, जब आपका जो लिंक है दोनों वर्ब्स के अंदर रहते हैं, दो सेंटेंसेस के वर्ब्स के साथ लिंक बनता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कंट्रास्ट का लिंक हो सकता है, ये रिजल्ट का लिंक हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं आइडियाज में, तो वो जो है लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ये 3 तरीके से हम इसको जोड़ते हैं भाई। आपने ये तीनों ही डिवाइसेस बराबर बराबर यूज करनी है, किसी एक को ज्यादा कम नहीं, तभी आपको बैलेंस्ड और अच्छे मार्क्स जो है बैंड स्कोर मिलेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सबसे एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं और उसकी एग्जांपल भी साथ में देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐसे लिख रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि आप क्यों ऐसा लिख रहे हो, कौन सा कनेक्शन बनता है और ये जो कनेक्शन है ये क्यों बनाया जा रहा है। अभी देखते हैं, पहली डिवाइस देखते हैं जो कि है रेफरेंस प्रनाउन, जो फर्स्ट टाइप है जिसमें नाउन नाउन के साथ जुड़ रहा है विद यूजेस ऑफ प्रनाउन। तो अभी हम देखते हैं सीधी एग्जांपल ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये देखिए, ये आपके पास एक सेंटेंस है। क्या है ये सेंटेंस? ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ top of the agenda for most governments. However, they are unlikely to take the steps necessary to tackle it. यहां पे दे किसके लिए लगा हुआ है? ठीक है, दे किसके लिए लगा है? ये जो दे है ये पीछे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये गवर्नमेंट के लिए लगा है, कि यहां पे मैं दोबारा गवर्नमेंट, हाउएवर गवर्नमेंट्स आर अनलाइकली टू टेक, ठीक है। तो यहाँ ये जो है गवर्नमेंट के लिए लगा है और ये इट किसके लिए लगा है? इट, ठीक है। इट लगा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए लगा हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स नेसेसरी टू टैकल इट, मतलब टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे हमने इट जो लगाया ये प्रनाउन है, आपको पता है। यहाँ पे हमने दे लगाया जो कि प्रनाउन है, आपको पता है। और ये किसके लिए लगा है? पहले सेंटेंस में किसके साथ कनेक्शन जोड़ रहा है आपका अपना, तो वो जो है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो दे है ये गवर्नमेंट्स के लिए लगा है और इट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगा है। बहुत बढ़िया। वैसे आपको रेफरेंस प्रनाउन जो मेन है मैं आपको वो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है जी। मेन इन द सेंस, ठीक है, जो सब्जेक्ट में यूज होते हैं सबसे पहले, ठीक है। पर्सनल प्रनाउन आपको जो पता होने चाहिए, पर्सनल प्रनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, वन, देम, ये सब हो गए पर्सनल प्रनाउन। आपको पता है कि हम इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन मतलब कि यू, थर्ड पर्सन मतलब कि ही, शी, इट, दे, वन, ये जो है ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो जितने भी प्रनाउन है ये पर्सन के लिए हैं, ठीक है। हम
इंसानों के लिए लगाते हैं, ह्यूमंस के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए, ठीक है जी। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेकंड टाइप जो आ रही है वो आ रही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है ये इशारा करते हैं, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि ये किसके लिए लगे हैं। जैसे कि दिस, ये इंडिकेट कर रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है, दोज जो है वो दैट का प्लूरल है, ठीक है, दैट, दोज। सो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन मतलब पोसेस करना, संबंध, ठीक है, अपना बताना। तो किसके पोसेशन में है, किसके कंट्रोल में है, ठीक है। तो माई मेरा, योर आपका, हिज उसका, हर उसका, तो देयर उनका, इट्स आर हमारा। तो ये जो है ये सारे के सारे पोसेसिव बताते हैं, आपका पोसेशन के लिए बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है जी। पर्सनल प्रोनाउन का पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का, पोसेसिव का, आपको इनको बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है जी। तो ये जो है सारे के सारे जो हैं ये लगते हैं किसी भी नाउन के, किसी भी नाउन की प्लेस के ऊपर। तो वो बताते हैं कि हम किसके प्लेस के ऊपर लगे हैं। हम देखो जैसे कि भैया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की यहाँ पे एग्जांपल है, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दीज डेज चिल्ड्रन आर ऑफन निग्लेक्टेड। आजकल जो बच्चे हैं वो अक्सर निग्लेक्ट किए जाते हैं। दिस मे बी बिकॉज मेनी पेरेंट्स बोथ वर्क एंड aren't around to support their children। समझ में आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स निगलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। दिस में भी बिकॉज, ये जो दिस लिखा है ये दिस किसके लिए लिखा है। अब ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी हमने देखा दिस, दैट, दीज, दोस, समझ में आ गया। तो ये दिस किसके लिए है, ठीक है। तो ये जो दिस है ये जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो सकता है कि ये पूरा का पूरा फ्रेज हो जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में है। सेंटेंस का जो सबसे मेन पार्ट होगा उस फ्रेज के लिए होगा, ठीक है। अभी ये जो दिस है इसमें किसके लिए है, चिल्ड्रन आर ऑफन निग्लेक्टेड, ठीक है ना। तो अभी निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन मे बी बिकॉज ऑफ, तो अभी आप देखिए कि ये कहां से बना, चिल्ड्रन को निग्लेक्ट करना, निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन मे बी बिकॉज ऑफ, मतलब कि ये जो दिस है ये एक से ज्यादा वर्ड्स के लिए लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन, ठीक है ना, या फिर ऑफन निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन, उसका फ्रेज बना दिया, ठीक है। जस्ट आईएनजी लगा दिया, किसके साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, वो नाउन बन जाता है। आपको पता है वो जेरंड फॉर्म बन जाती है, नाउन बन जाता है। और वो जो नाउन है वो इसकी प्लेस सब्जेक्ट के ऊपर आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिस की जगह पे लिख सकता हूँ निग्लेक्टिंग कौन, चिल्ड्रन, मे बी बिकॉज, वो इसलिए हो सकते हैं। तो ये जो निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन हमने कहां से रेफर किया, ठीक है, ये लिया असल में मेन आइडिया ऑफ दिस सेंटेंस, इसमें से लिया, ठीक है ना। तो ये जो पीछे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पिछले सेंटेंस को, ठीक है, उसके मेन आइडिया को। सो ये जो दिस क्या है, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर निग्लेक्टेड। तो ये जो फैक्ट है कि चिल्ड्रन निग्लेक्ट किए जाते हैं। अभी आप देखिए कि दिस जो है कितनी बड़ी लाइन है, ठीक है, कितना बड़ा फ्रेज है। तो उस फैक्ट के लिए लगा है। तो वो फैक्ट को मैंने क्लियर किया, क्या कौन सा फैक्ट है, निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अभी पोसेसिव एडजेक्टिव देखिए आप, या फिर पोसेसिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं इनको आप, ठीक है। अभी यहाँ पे लगा हुआ है देयर, देयर मतलब उनका, अभी उनका किनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स को अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर देयर चिल्ड्रंस एक्शन। तो देयर किनका है, पेरेंट्स के बच्चों को, ठीक है। तो देयर जो लगा हुआ है ये सब्जेक्ट के लिए लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए देयर क्या किसके लिए, द पेरेंट्स अपोस्ट्रोफी, ठीक है, पोसेशन ऑफ पेरेंट्स, उनका, किनका, माँ बाप का। तो माँ बाप के बच्चों के एक्शन, ठीक है जी, देयर चिल्ड्रंस एक्शन। समझ में आ गया जी। तो ये पोसेसिव का हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर निग्लेक्टेड, ओके, दिस, अभी दिस बता दिया, दिस क्या है, निग्लेक्टिंग चिल्ड्रन मे बी बिकॉज, समझ में आ गया। तो दिस किसके लिए लगा हुआ है, बिकॉज, आगे देखोगे, बिकॉज पेरेंट्स वर्क सो दे आरंट अराउंड। अब ये दे किसके लिए लगा है, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स आरंट अराउंड,
पेरेंट्स आसपास नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, टू गिव देयर चिल्ड्रन, देयर का देयर किसके लगा है, ये भी पेरेंट्स के लिए लगा है, कि वो अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए आसपास नहीं होते, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। अभी ये जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों प्रोनाउंस मैक्सिमम यूज करते हैं आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अभी हम दूसरा तरीका क्या है कि हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम नाउन की जगह पे कोई अनदर नाउन यूज कर रहे हैं अभी ऑफ सेम मीनिंग, isn't it, और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग, जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो हम सिनोनिम या फिर अदर फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, वर्ड्स विद सेम और सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है जी। अभी फिलहाल नाउन को जोड़ने के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया था, अब हम नाउन को जोड़ने के लिए कोई अदर नाउन यूज कर रहे हैं जिसका मतलब सेम है, ठीक है जी, या कोई फ्रेज यूज करते हैं जिसका मतलब सेम, ठीक है। सो सबसे पहले चीज, व्हाई यूज सिनोनिम्स, हम सिनोनिम्स यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर 1, अवॉइड रिपीटिशन। बहुत अजीब लगता है जब एग्जामिनर या कोई पढ़ता है कि आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रिपीट है, रिपीटिशन है, उसको खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिनोनिम यूज करते हैं कि ज्यादा किसी एक वर्ड को कोई जरूरत से ज्यादा यूज ना किया जाए, ओवर यूज ना किया जाए। दूसरा, शो वोकैबुलरी रेंज, ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी रेंज बताते हैं, ठीक है, 25% आपको पता है वोकैबुलरी का पार्ट है, 25% मार्क्स आपको वोकैबुलरी के मिलते हैं इसमें, ठीक है, कि आपको कितने वर्ड्स पता है, वो कितनी रेंज पता है आपको, एक ही मीनिंग को, एक ही आप आइडिया को, कौन कौन से वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स आप यूज करके आप उस आइडिया को बता सकते हो, ठीक है। तो रेंज जो है, वोकैबुलरी रेंज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा जो है, कनेक्ट आइडियाज, डेफिनेटली वो कनेक्शन भी बनाते हैं, ठीक है, कि हाँ जो वो आइडिया है, ठीक है ना, कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ, जैसे कि प्रोनाउन पीछे इशारा करता है कि मैं किसके लिए यूज हुआ, वैसे ही वो भी जो सिनोनिम है वो भी यूज करता है कि मैं किसका सिनोनिम हूं, ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं, यहां पे लिखा है द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम टीनेज क्राइम आर अफेक्टिंग नेबरहुड्स, दीज इश्यूज नीड टू बी टैकल्ड। अभी ये दीज इश्यूज, ये इश्यूज लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा है, ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम का सिनोनिम है, चाहे आप इशू बोल रहे हो चाहे प्रॉब्लम बोल रहे हो, दोनों का मतलब सेम है, मुसीबत, ठीक है। तो ये जो इशू, आप इन दोनों को, ठीक है, एक दूसरे की जगह पे भी रख सकते हो, ठीक है। आप ये जो है प्रॉब्लम्स, यहाँ पे प्रॉब्लम रखे, दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल्ड, दीज इश्यूज नीड टू बी टैकल्ड। तो अभी ये क्लियर जो है इंडिकेट कर रहा है कि मैं किसकी जगह पे आ रहा हूँ, मैं किसके साथ मेरा कनेक्शन है। और दूसरे नंबर पे देखिए, आपकी सिनोनिम भी पता चल गया, रिपीटेशन भी नहीं हो रही, रेंज ऑफ वोकैबुलरी भी पता चली, कनेक्शन तो है, ठीक है जी। तो इसीलिए तो इशू क्या है, प्रॉब्लम का सिनोनिम है, ठीक है जी, ओके। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टाफ मेड रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव करिकुलम, दे होप देयर सजेशंस विल बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सजेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ रिकमेंडेशंस। ये तो सबसे एक बेसिक चीज है, किसी भी स्टूडेंट को ना आमतौर के ऊपर ये समझाना, ये जो मैं जो चीज समझा रहा हूं, ये सबसे इजी है। कोई भी आपको टीचर बस बोल देगा कि ठीक है बस वर्ड्स यूज नहीं करने, वर्ड अलग अलग यूज करो और ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों करो, क्यों रेंज चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप वर्ड की जगह पे फ्रेज भी यूज कर सकते हो, isn't it? तो फ्रेज ऑफ सिमिलर मीनिंग कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंसेप्ट के बारे में पता है, फैमिलियर है, लेकिन वो क्यों हम करते हैं, कैसे, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं, वो अब आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे सजेशंस जो हैं ये सिनोनिम है रिकमेंडेशन का। आगे आप देखिए एक और कॉम्प्लेक्स सिनोनिम यूजेस, अभी यहाँ पे लिखा हुआ डायबिटीज, लार्ज इंक्रीज इन डायबिटीज अमंग्स चिल्ड्रन, ठीक है, दिस debilitating illness means lifelong insulin injections। अभी आप देखो debilitating illness ये लगा हुआ है किसके लिए, डायबिटीज के लिए। इसका मतलब क्या है, ये जानलेवा बीमारी। अभी ये जानलेवा बीमारी तो बहुत सारी है, लेकिन अभी यहाँ पे तो जस्ट एक का ही जिक्र हो रहा है ना, डायबिटीज का ही। तो पता चल गया कि ये जो दो वर्ड्स हैं, एक से ज्यादा वर्ड हो गए, तो ये है फ्रेज। ये जो फ्रेज है ये डायबिटीज का
क्या है, बिल्कुल सिमिलर और सेम मीनिंग जो है बता रहा है। ठीक है, तो ये सिनोनिम तो नहीं है। सिनोनिम क्या होता है, वो तो जस्ट रिप्लेसमेंट है, किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर दो। लेकिन ये आपने 2-3 वर्ड्स या ज्यादा वर्ड्स यूज किए जस्ट किसी एक वर्ड के मीनिंग को बताने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि आपने इक्विवेलेंट फ्रेज यूज कर लिया। इक्विवेलेंट फ्रेज जिसका मीनिंग इक्विवेलेंट है, सिमिलर है। तो ये जो है डिलिबिरेटिंग इलनेस, ठीक है, इसका मतलब जो है वो क्या है, वो डायबिटीज या डिलिबिरेटिंग इलनेस, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज फॉर डायबिटीज। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज फॉर डायबिटीज। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अभी आप यहां पे देखिए बिल्डिंग सिनोनिम, एक देखिए यहां पे प्रिजर्विंग सर्टेन ओल्ड बिल्डिंग्स इज इंपॉर्टेंट, दीज स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू आवर हिस्ट्री। अभी यहां पे लिखा ओल्ड बिल्डिंग्स, यहां पे लिखा स्ट्रक्चर्स। तो इन जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, अभी यहां पे दीज स्ट्रक्चर्स लिखा है, दीज का मतलब ये ओल्ड स्ट्रक्चर्स, ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है जी, तो बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर लिख दिया, तो स्ट्रक्चर्स क्या है, ओल्ड बिल्डिंग्स का सिनोनिम है। तो आप देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया कि 2 वर्ड्स थे, उसका उसकी जगह पे 1 वर्ड यूज कर लिया। तो 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1। हम मतलब किसी भी वर्ड को फ्रेज में, फ्रेज को हम इक्विवेलेंट वर्ड भी लिख सकते हैं और वर्ड का इक्विवेलेंट फ्रेज भी लिख सकते हैं, और वर्ड टू वर्ड तो है ही। अगर आपको सिनोनिम आता है तो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, सो इसमें अभी आप एक प्रैक्टिस देखिए। ड्रग कंपनीज रिक्वायर rigorous trial for new medicines। ध्यान से देखिए, these pharmaceutical firms must test treatments extensively। अभी आप देखिए यहां पे लिखा हुआ ड्रग कंपनीज, ठीक है, ड्रग कंपनीज 2 वर्ड्स यू नो सी, ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट जो फ्रेज लिखा है आगे देखो फार्मास्यूटिकल फर्म्स। समझ में आ गया, कंपनीज को क्या लिख दिया, फर्म्स, क्योंकि ये ड्रग की कंपनीज है, ड्रग मतलब मेडिसिन की कंपनीज हैं, तो इसको हमने लिखा फार्मास्यूटिकल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फर्म्स। सो आप देखिए, ठीक है, हमने ड्रग कंपनीज को लिख दिया फार्मास्यूटिकल फर्म्स। ठीक है, तो ये जो है लिंक और रेंज रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं, ये सब कुछ के लिए हैं। अभी आप देखिए लिंकिंग वर्ड्स, देखिए ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन में करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट फैमिलियर करते हैं, जस्ट आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि ये लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो लिंकिंग वर्ड्स जो हैं ये वर्ब को वर्ब के साथ इनका कनेक्शन बिठा रहे होते हैं। तो ये 4 तरह के रहते हैं। नंबर 1 आप देखो कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट में आप देखते हो कि वर्ड्स लगते हैं जैसे कि हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो। कल हम एक एक वर्ड को यूज करेंगे, उसकी हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, इसके नेक्स्ट अभी सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सेंटेंस फॉर्मेशंस भी देखनी है, फिर उस सेंटेंसेस को कैसे हमने यूज करना है वो भी देखना है। ठीक है जी, फिर इसके बाद रिजल्ट देखिए आप। ठीक है, देयरफॉर, कंसीक्वेंटली, दस, इसी तरह एडिशन है तो फर्दर मोस्ट, मोर ओवर, ऑल्सो। अगर एग्जाम्पल है फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली। तो ये जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रिलेशन हम बता रहे हैं, ये 2 सेंटेंसेस, 2 आइडियाज के बीच में जो वर्ब्स है, मेन वर्ब्स के में हमने जो लिंक बनाया उनमें है। तो ये लिंकिंग वर्ड्स ये 3rd पार्ट है। ठीक है, कि आप कनेक्शंस को बताओगे, वेरिएशंस बताओगे, शो करोगे। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल आपको मैं जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ, लिंकिंग वर्ड्स इन एक्शन। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ फर्स्टली, ये लिंकिंग वर्ड है। फर्स्टली, यूथ क्राइम स्टेम्स फ्रॉम फैमिली इश्यूज। सबसे पहले जो यूथ क्राइम है, ठीक है, नौजवानों के अंदर जो क्राइम होता है, ठीक है, यूथ क्राइम स्टेम्स फ्रॉम फैमिली इश्यूज। ये फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स में से निकलता है, पनपता है। ठीक है, तो पहली लाइन होगी हाउएवर। हाउएवर यहाँ पे अभी फिर से कनेक्शन है, लिंकिंग वर्ड है। तो हाउएवर पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज अ रोल। चाहे, हाउएवर का मतलब क्या है, चाहे जो गरीबी है इसमें वो भी रोल अपना प्ले करती है। देयरफॉर,
फिर से इसके बाद देखिए आपने यहाँ पे आपको एक और लिंकिंग वर्ड लिखा हुआ है, देयरफॉर सॉल्यूशंस मस्ट एड्रेस बोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो जो अगर आप सोल्यूशन देखते हो तो आपने दोनों साइड को फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है, इंक्लूड करना है, पॉवर्टी को भी करना है और फैमिली इशू को भी करना है जब आप यूथ क्राइम की बात करें। तो आपको सेंटेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पे फर्स्टली इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस वाला लिंकिंग, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस बताने के लिए। ठीक है, लास्ट, फर्दरमोर, फर्दर, ये वाले हो गए। इसके बाद आ गया ये हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, बाय कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट, ये सब, ये जो है ये सब के सब आपको क्या बता रहे हैं, कंट्रास्ट बता रहे हैं। ठीक है, चाहे पॉवर्टी भी है। ठीक है, फिर इसके बाद देयरफॉर, रीजन रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो सोल्यूशन है उसमें आपने इन दोनों को एड्रेस करना। तो आप देखिए यहाँ पे तीन तीन लिंकिंग वर्ब्स लगे हुए हैं, लिंकिंग वर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है, ठीक है, लिंक्स एक के साथ, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस, एक के साथ दूसरे का। अभी ये बता रहा है कि ये सबसे पहला आइडिया है, ये जो वर्ड है हाउएवर, ये बता रहा है कि अभी जो नेक्स्ट आइडिया आ रहा है ये पहले आइडिया के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि पहले आइडिया में बात की गई है फैमिली इशू की, और दूसरी बात दूसरे में की गई है पॉवर्टी की, कि इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो तीसरा है ये देयरफॉर वर्ड, ये बता रहा है कि आगे इसका रिजल्ट बता रहे हैं। अगर ये सब कुछ रीजन है तो इसका रिजल्ट क्या है कि अगर हम सोल्यूशन को ढूंढेंगे तो उनमें हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है। तो समझ में आ गया आपको? ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे हम अगली क्लास के अंदर। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि अभी हमने आज के लेसन में जो कुछ भी हमने किया, ग्रामर के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं, मतलब हम स्पेशल ग्रामर तो नहीं कर रहे, लेकिन ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो हमें कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बता, जैसे प्रोनाउन बोला तो वो ग्रामर का कंसेप्ट है। ठीक है जी, अभी आप देखिए, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब हम लिंकिंग वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं, जब हम रीजन रिजल्ट की बात करेंगे, जब हम कंट्रास्ट की बात करेंगे, तो उसमें आपको जो रेफरेंस हो गया, तो सेंटेंस की क्लॉजेस पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ट्रांजिशंस, ये सभी टॉपिक ग्रामर के हैं। तो ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सबके बारे में बहुत ही आसानी से आपको हम क्लास में बताएंगे, कि साथ साथ में आपको जो जितने भी ये ग्रामर के कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर होते जाएं, और साथ साथ में आपको जो है टास्क 2, जो कि हमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सी फॉर्मेशंस हैं, ये भी साथ साथ में आपको क्लियर होती रहे। तो ये जो पार्ट है देखेंगे, कल देखते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर से हम जब स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे नंबर 9 से, तब हम देखेंगे। आज हमने जो भी देखा, मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले हमने देखा कि भाई दोनों को जोड़ने के लिए हमने रेफरेंस प्रोनाउन यूज किए। जो रेफरेंस प्रोनाउन है, ठीक है, ये नाउन को नाउन के साथ, ठीक है, नाउन को अनदर नाउन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये हमने देखा। सेकंड नंबर पे हमने सिनोनिम्स देखे, ये भी नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग अनदर नाउन वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ सिमिलर वर्ड। ठीक है, और सेम वर्ड्स, तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। तीसरे नंबर पे जो मैंने थोड़ा सा जस्ट आपको बताया, वो बताया मैंने लिंकिंग वर्ड्स का, जो कि वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ते हैं। ये 3 तरीके हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप बताएंगे हम, कंट्रास्ट बताएंगे, रीजन बताएंगे, कॉज इफेक्ट बताएंगे, हमने सीक्वेंसिंग बतानी है, एग्जांपल वगैरह, ये सब कुछ जो कुछ भी चलेगा। ठीक है, और ग्रामर के जितने भी और कंसेप्ट्स हैं, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ट्रांजिशंस, क्लॉजेस, ये जो कुछ भी हम बताने वाले हैं, सब कुछ लिंकिंग वर्ड्स में, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वेरिएशन और सबसे अच्छी बैंड वाली जो वेरिएशंस हैं और लिंक्स हैं, वो आपको ये पॉइंट नंबर 3 ही देगा। जबकि पॉइंट नंबर 1 और 2 जो है, जो वोकैबुलरी का पार्ट जो नाउन के साथ सीधा कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप, ठीक है, अंडर एस्टिमेट करो। डेफिनेटली ये 6 साढ़े 6 बैंड के लिए आपको ये भी देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपने 7 बैंड 8 बैंड लेने हैं, तो ये नंबर 3 जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, कैसे आप इनको सेंटेंसेस में यूज करोगे, कैसे रिलेशंस बताओगे, कौन से रिलेशन होते हैं
और ये आप देखोगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करेंगे जिसमें हम इनके सभी रिलेशंस को कवर करने वाले हैं। आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उनको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा। और अगर चाहिए तो मैं भाई आगे वाली जो क्लास में आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आप मुझे पूछेंगे, अगर वो कोई तो बताने वाली हुई तो मैं वो पूरी की पूरी आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको ये जो लेसन्स हैं अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, वो भी उनका भी फायदा होगा। और मिलते हैं, इसको प्लीज रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।